नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है वक्त सबका आता है। राघव, क्या तू सच में अपने पिता की बात नहीं मानेगा? आज मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ बेटा, तू दूसरी शादी करेगा या नहीं? बता, वरना मैं तुझे और तेरी पत्नी रीमा को आज के आज अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर मैं भी देखता हूँ इतने बड़े अमीरजादे, सारी सुख सुविधाओं में पला बड़ा राजकुमारों की तरह शान से रहने वाला लड़का अपनी पत्नी के साथ साथ चार चार बेटियों को कहाँ रखेगा और क्या खिलाएगा? तब आटा दाल का भाव पता चल जाएगा तुम्हें। कहते हुए राघव के पापा कमलेश जी राघव पर गुस्सा होते हुए उसे डांट रहे थे, क्योंकि उसकी चार बेटियां ही थी और बेटा एक भी नहीं था। इसलिए कमलेश जी को उसके बेटे के लिए चिंता सताई जा रही थी कि उनके बेटे का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वैसे कमलेश जी के खुद के चार बेटे थे और तीन बेटों के दो दो बेटे भी थे। केवल राघव के ही चार बेटियां थीं। इसलिए कमलेश जी चाहते थे कि उनका बेटा राघव दूसरी शादी कर ले, ताकि उसे भी बेटे का मुंह देखने को मिल जाए। लेकिन राघव बहुत ही समझदार लड़का था। वह अपनी पत्नी रीमा से बहुत प्यार करता था और सम्मान भी, और वह बेटा या बेटी में कोई फर्क नहीं समझता था। इसलिए वे अपनी पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। अब रोज रोज अपने पिता की किचकिच से तंग आकर राघव और रीमा परेशान हो चुके थे, पर वह करते भी तो क्या करते। उन्हीं के कारण उनका परिवार भी बढ़ चुका था और वह उधर कमलेश जी भी गुस्से में थे कि उनका बेटा उनकी बात क्यों नहीं मान रहा है। और उन्होंने एक दिन गुस्से में आकर अपने बेटे बहू से कह दिया कि वे उनकी बात नहीं मानते तो अपना परिवार लेकर घर से बिना कुछ लिए खाली हाथ यहाँ से निकल जाए। शुरू में तो राघव को लगा पापा यूं ही कह रहे होंगे, लेकिन जब वे दोनों नहीं गए तो कमलेश जी ने वास्तव में घर में हंगामा मचा दिया। उन्होंने किसी की एक भी न सुनी। रीमा को भी बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा कि इस लड़की के कारण ही मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। जब से यह मेरे बेटे की जिंदगी में आई है, मेरा बेटा तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। वह बात रीमा और राघव दोनों को ही चुभ गई और वे दोनों अपना परिवार लेकर गुस्से में घर से निकल गए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाएं और क्या करें। तभी उन्हें राघव का एक दोस्त, जो एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाई किया करते थे, अमित मिला। अमित ने उसे बताया कि वह अभी फिलहाल उसे कोई काम न मिलने की वजह से रिक्शा चला रहा है, जिससे इतनी आमदनी तो हो ही जाती है कि वह अपने माँ बाप और अपना पेट भर ही लेता है। राघव ने पूछा कि तुमने शादी क्यों नहीं की? तो उसने बताया कि यार, शादी तो की थी, लेकिन पत्नी बड़ी बेवफा निकली। वह किसी और से प्यार करती थी और हमारी शादी के दूसरे दिन ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तब से मैं अकेला ही अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए भी किराए के रिक्शे का जुगाड़ कर सकता हूँ, अगर तू चाहे तो। राघव ने ज्यादा मेहनत तो कभी नहीं की थी, फिर भी परिवार के भरण पोषण का सवाल था। ये पेट अच्छों से क्या नहीं करवा देता। बस यही सोचकर उसने हामी भर दी और दूसरे ही दिन से राघव ने अमित के मालिक के पास जाकर रिक्शा किराए पर लेकर चलाना शुरू कर दिया। शुरू के दिन तो राघव की इतनी कमाई नहीं हुई थी कि उसके घर का गुजारा हो सके, कि रिक्शा का किराया देकर उसके पास मात्र 10-20 रुपए ही बचे थे। वह उनका क्या करता। जब वह रुपए लेकर घर पहुंचा तो रीमा उसकी हालत को देखकर दंग रह गई। उसकी आंखों से आंसू टप टप बहने लगे, लेकिन वह रोकर उसे कमजोर नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसे दिलासा देते हुए बोली, कोई बात नहीं जी, आप ऐसे ही बेवजह चिंता कर रहे हैं, आज इसी से काम चला लेंगे। और उसने 5 रुपए के 2 बिस्किट के पैकेट मंगवाए और अपने बच्चों को खिला दिए और एक एक बिस्किट खुद ने भी खाए और पानी पीकर सो गए। दूसरे दिन राघव फिर से रिक्शा लेकर गया। उस दिन भी उसकी कमाई न के बराबर हुई। अब रीमा और उसके बच्चों का भी भूख से हाल बेहाल हो रहा था और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हार कर रीमा ने राघव से कहा, अब आप अपने पापा की बात मान लीजिए, बच्चों और आपकी हालत मुझसे और देखी नहीं जाती। रीमा रो रही थी। रीमा की बात राघव के दिल पर कांटों की तरह चुभ गई। वे उस दिन अपने आप को बहुत ही लाचार और कमज़ोर महसूस करने लगा। उसने भी मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वह हार नहीं मानेगा
और वह दूसरी शादी तो कतई नहीं करेगा। उसने उस समय तो रीमा से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन वह तब तक घर नहीं पहुंचा जब तक उसके पास रिक्शे से भाड़े के अलावा उसके परिवार के पेट भरने लायक कमाई न हो गई हो। उस दिन भगवान ने उसकी सुन भी ली और उसके पास 400 रुपये बचे थे। राघव ने अपने परिवार के लिए कुछ राशन खरीदा। उस दिन उसके हाथ में इतना राशन देखकर उसके परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दिन सबने भरपेट भोजन किया। अब राघव को धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि वह कैसे और कितनी देर तक रिक्शा चलाएगा कि उसे अच्छी आमदनी हो सकती है और उसके घर का गुजारा चल सके। अब वह अपने परिवार का भरण पोषण रिक्शा चलाकर ही करने लगा। अब राघव की बड़ी बेटी मीनू स्कूल जाने लगी थी। उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसके खर्च भी बढ़ते जा रहे थे। बाद में धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल जाने लगे, जिससे राघव की आमदनी पहले से ठीक तो हो रही थी, लेकिन खर्च अधिक होने की वजह से बचत नहीं हो पा रही थी। अब राघव थोड़ा परेशान सा रहने लगा। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। मीनू की भी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब सामने यह समस्या थी कि अब आखिर आगे क्या। उसने डॉक्टर इंजीनियर वाला कोर्स न लेकर वकील की पढ़ाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसकी पढ़ाई के लिए अधिक रुपयों या महंगी कोचिंग की आवश्यकता नहीं थी और मीनू अपनी पढ़ाई के लिए अब कुछ पैसे स्वयं भी कमा लेती थी। वह एक बुटीक में जाकर सिलाई का काम करती, वहाँ से उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और एक कोचिंग सेंटर में जाकर पार्ट टाइम कोचिंग करवाती थी, वहाँ से भी उसे कुछ रुपए मिल जाते थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। इस प्रकार वह अपनी पढ़ाई के खर्च के साथ साथ अपनी बहनों की पढ़ाई के लिए भी पैसे देने लगी थी। जब मीनू LLB फाइनल ईयर में थी, तब उसकी शादी के लिए एक रिश्ता आया। जो कि मीनू की शादी की उम्र हो चली थी, इसलिए अब उसके परिवार में उसके माता पिता को भी उसकी चिंता होने लगी थी। लड़का सरकारी स्कूल में टीचर था। उसका वह रिश्ता राघव के मामा के बेटे ने बताया था, क्योंकि राघव के मामा का बेटा और वह लड़का जिसका नाम पवन था, वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बातों ही बातों में राघव के मामा के बेटे मोहन को पता चला कि पवन शादी करने वाला है, तो उसने मीनू के बारे में उसे बताया और राघव के बारे में भी सारी बातें बताई कि वह अपनी ज़िंदगी कितने कष्ट सहकर जी रहा है, और मीनू के संघर्ष के बारे में भी बताया कि वह कितनी मेहनती और स्वाभिमानी है। जैसे जैसे मोहन पवन को मीनू और उसके परिवार वालों के बारे में बताता जाता, पवन की जिज्ञासा और उसके परिवार वालों से मिलने के लिए बढ़ती जाती। उसने मीनू के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया, तो उन्होंने तो मीनू के साथ अपने बेटे के रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वे जान चुके थे जब वह लड़की खुद अपनी पढ़ाई के लिए पैसे कमाने के लिए मजबूर है, तो उसके पिता यानी कि राघव आर्थिक स्थिति कैसी होगी। लेकिन पवन के बार बार जिद करने के कारण वे सिर्फ एक बार उससे देखने जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये क्या, जैसे ही वे लोग मीनू के घर गए, घर तो छोटा सा था लेकिन इतना साफ सुथरा, और ऊपर से हर दीवार में ऐसी पेंटिंग लगी हुई थी, सीनरी लगी हुई थी और हाथों से बने गुलदस्ते और मन मोह लेने वाले आकर्षक फ्रेम की हुई कलाकृतियां लगी हुई थी कि किसी का भी मन मोह ले। जब उन सारी चीज़ों के बारे में पवन की माँ कमला जी ने पूछा, तो रीमा ने बताया कि ये सारी कलाकृतियाँ हमारी बिटिया ने अपने हाथों से बनाई हैं, यानी कि मीनू ने बनाई हैं। कमला जी उन कलाकृतियों को देखकर तो मग्न-मुग्ध हो गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन पेंटिंग्स को उन्होंने महंगे दाम में खरीदा था, उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा सुंदर उनके घर की पेंटिंग लग रही थी। और उसके बाद जब फिर उन्होंने मीनू को देखा, तो उसकी तो आंखें फटी की फटी ही रह गई। वे लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक गरीब रिक्शे वाली की बेटी इतनी सुंदर भी हो सकती है। जबकि मीनू ने उस दिन साधारण सी गुलाबी रंग की साड़ी, जिसमें पतला सा बॉर्डर लगा हुआ था, वही पहनी हुई थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेकअप के नाम पर केवल पाउडर और माथे में एक छोटी सी लाल रंग की बिंदी लगाई हुई थी। पवन ने तो उसे जैसे ही देखा, वह अपना होश ही खो बैठा। वह एकटक सिर्फ मीनू को ही निहारे जा रहा था।
जब उसकी माँ कमला जी ने उसे अपनी कोहनी से मारा, तब पवन ने अपनी नजरें वहां से हटाई। सभी का चाय नाश्ता हुआ, तभी मोहन बोला, यार पवन, तूने मीनू से कुछ बात करनी है तो तू कर सकता है, मुझे बाद में मत कहना। वे तुरंत ही तैयार हो गया। रीमा जी ने मीनू से कहा, बेटा मीनू, पवन को अंदर ले जाओ और अपना घर दिखा दे। पवन ने जैसे ही मीनू के कमरे में कदम रखा, उसकी तीनों बहनें वहां बैठी हुई थीं। मीनू ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो वह छत पर चली गई। पवन ने मीनू को अकेला पाकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा कि मीनू, मेरे जीवन की संगिनी तो तुम ही बनोगी, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मीनू बोली, पवन जी, जोश में होश मत खोइएगा, पहले हमारे बारे में पूरी जानकारी तो ले लीजिए, फिर तय करना कि मुझसे शादी करोगे या नहीं। यूं एकदम से फैसला मत लीजिए। पवन बोला, मीनू, मोहन ने मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता दिया है और मैं सब कुछ जानबूझकर ही यहाँ आया हूँ। मीनू भी पवन की बातें सुनकर खुश हो गई। उसे लगा कि उसने अपने मम्मी पापा को भी सारी बातें बता दी होंगी, तभी तो सभी लोग राजी खुशी यहाँ पर आए हैं। अब मीनू की नज़रों में भी पवन की इज्जत बढ़ गई, लेकिन उसे क्या मालूम था कि पवन के माता पिता मीनू के माता पिता से दहेज की डिमांड कर देंगे, जो उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। जब पवन और मीनू की बातें पूरी हो गई तो वे दोनों अपने सुखद भविष्य के सपने संजोने लगे और बाहर आए। तब पवन बोला, चले पापा। सभी लोग हाँ हाँ कहकर उठ गए। जहाँ पवन के मम्मी पापा के चेहरे में विजय मुस्कान थी, वहीं मीनू के मम्मी पापा के चेहरे मुरझाए हुए और दुखी से लग रहे थे। सबके चले जाने के बाद मीनू ने जब अपने मम्मी पापा से उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने कह दिया, बिटिया अब विदा होकर ससुराल चली जाएगी, इसलिए मन थोड़ा उदास सा हो गया है। हमारी छोटी सी गुड़िया कब बड़ी हो गई हमें तो पता ही नहीं चला। ऐसा कहते हुए उसके मम्मी पापा की आंखों में आंसू छलक पड़े और उन्होंने मीनू को जाहिर भी नहीं होने दिया कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है और उन पर क्या बीत रही है। वहीं मीनू भी अपने मम्मी पापा को रोता देखकर भावुक हो उठी और वह भी अपने मम्मी पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके माता पिता की उदासी का कारण क्या है। अब दिन यूं ही बीतने लगे। मीनू तन मन से अपनी पढ़ाई में जुट गई ताकि उसका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। वहीं राघव और रीमा को यह चिंता खाई जा रही थी कि वे लोग इतने कम समय में इतना धन कहाँ से जुटा पाएंगे, क्योंकि पवन के मम्मी पापा ने दहेज में एक कार, 20 तोला सोना, 5 लाख नकद और उनके जितने भी मेहमान आएंगे उनके लिए चांदी के सिक्के के साथ साथ अच्छा कीमती उपहार और सभी के लिए कपड़े, साथ में उनकी बेटी गहनों से लदी होनी चाहिए, वरना वे लोग उसके घर में शादी नहीं करेंगे। राघव ने मजबूरी में आकर उनके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े कि वे लोग उतना दहेज नहीं दे पाएंगे जितना वह मांग रहे थे, क्योंकि उनकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन पवन के मम्मी पापा की एक ही शर्त थी कि उनका बेटा सरकारी नौकरी पर है और इतने बड़े खानदान में तुम्हारी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है, तो ये तो हमारा अधिकार बनता ही है कि हम महंगा दहेज ले सकें। अब राघव और रीमा इस सोच में पड़ गए कि मीनू की शादी के लिए पैसों की व्यवस्था कहाँ से की जाए। इस बारे में उन्होंने मीनू को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता परेशान हों। इसलिए हर माता पिता की तरह राघव और रीमा भी चाहते थे कि उनकी बेटी खुश रहे और अच्छे खानदान में जाए, सुखद जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जब से मीनू पवन से मिली है कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगी है। इसलिए अपने बेटे की खुशी की खातिर वह सब करना चाहते थे जिससे मीनू का आने वाला भविष्य सुखद हो। उधर मीनू यह सोचकर खुश थी कि उसकी शादी बिना किसी डिमांड के हो रही है, जिससे मेरे माता पिता और मेरी बहनों के आने वाले भविष्य पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। समय अपनी गति से चलता रहा और 2 महीने कब बीत गए मीनू और पवन को पता ही नहीं चला। लेकिन उधर राघव और रीमा की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लड़के वालों ने दहेज के लिए जितनी डिमांड की थी उसका आधा भी उनके पास इकट्ठा नहीं हो पाया था। और वह समय भी आ गया जिस दिन का मीनू और पवन को बेसब्री से इंतज़ार था।
शादी के दिन बारात बाजे गाजे के साथ धूमधाम से मीनू के घर के दरवाजे में आ खड़ी हुई। मीनू भी अपने भविष्य के सुनहरे सपने संजोए मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। बारात आने पर सभी ने खुशी खुशी दूल्हे का स्वागत किया। घर में बहुत चहल पहल थी और खुशी का माहौल भी। द्वार पूजन का कार्यक्रम हुआ, मंडप पूजन भी किया गया और दूल्हे को स्टेज पर लाया गया। जैसे ही जयमाला की तैयारी होने लगी, पवन के पापा बोले, अरे समधी जी, जयमाला और फेरे होने से पहले आप हमारे मेहमानों को दहेज तो दिखाइए, तभी आगे की रस्में पूरी होगी। राघव अपने समधी की बातें सुनकर हड़बड़ाते हुए बोला, देखिए समधी जी, बात ऐसी है कि दहेज तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप चिंता न करें, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दीजिए, मैं आपकी सारी शर्तें पूरी कर दूंगा। पवन के पापा प्रभात ने राघव की बातें सुनी तो वह आग बबूला हो गया। राघव उनके साथ धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन वह जोर जोर से बोलने लगा। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि तू तड़ाक पर आ गई और हाथापाई में आ गई और प्रभात जी ने राघव को वहीं उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। सब देखकर हैरान रह गए। शादी के हंसी खुशी वाले माहौल की जगह लड़ाई झगड़े और मारपीट तक बात पहुंच गई। तभी मीनू की एक सहेली, जिसने वहां का सारा वाकया अपनी आंखों से देखा था, वह दौड़ी भागी मीनू के पास गई और बताया कि उसके पापा को पवन के पापा ने एक थप्पड़ जड़ दिया है। उसकी बातें सुनकर शुरू में तो मीनू को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब वह सच्चाई पता करने बाहर निकली तो वहाँ का शोरोगुल सुनकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उसके घर में यह सब क्या हो रहा है। वह इन सब बातों से अनजान थी। बदहवासी में दौड़ती भागती अपने पापा के पास गई। वे प्रभात जी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए निवेदन कर रहे थे और माफ़ी भी मांग रहे थे। उनकी बेटी की शादी हंसी खुशी से हो जाने दें, वरना समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन प्रभात जी उससे अपने पैर जबरदस्ती छुड़ाते हुए लात घूंसों से मार रहे थे कि उसने उनकी शर्त पूरी क्यों नहीं की, तो मैं बारात वापस लेकर क्यों न जाऊं। मीनू ने जब वह सब देखा तो आग बबूला हो गई और उसने अपने पापा को उठाया और बोली, पापा आखिर बात क्या है? आपने ऐसा क्या अपराध कर दिया है जो हमारे ही घर में आकर ये महाशय आपको लात घूंसों से मार रहे हैं? और प्रभात जी का कॉलर पकड़ते हुए बोली, ओए मिस्टर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मेरे ही पापा को इस तरह से बेरहमी से मारने की? ये अधिकार आपको किसने दिया? आप मुझे बता सकते हैं? और वैसे आप मेरे पापा को मार क्यों रहे हैं? बताइए तो, मैं भी तो सुनूं। अरे लड़की, तेरे पापा ने तुझे नहीं बताया कि इसने जितना दहेज देने का वादा किया था, जितना इसने बोला था, वह पूरा क्यों नहीं किया? इसके कारण तो हमारी नाक कट गई है। हम इज्जतदार लोग हैं, लेकिन तुमको उससे क्या मतलब? तुम्हें तो अपनी इज्जत का कोई ख्याल है नहीं, गरीब कहीं के। लेकिन हमको तो है। अच्छा, कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं आप? मैं भी तो सुनूं। आपने अपने बेटे की बोली कितने में लगाई है और अपने बेटे को कितने में बेचा है? क्यों, तेरे बाप ने तुझे बताया नहीं क्या? प्रभात जी ने गरजते हुए कहा तो राघव बोला, समधी साहब, हमने अपनी बेटी को दहेज देने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, वरना यह तो इस शादी से ही इनकार कर देती और शादी ना करती। तो बताया क्यों नहीं अपनी बेटी को? हमें भी कोई शौक नहीं है ऐसे फकीरों के घर में इतनी शानदार बारात लेकर आने का। कहते हुए प्रभात जी स्टेज पर गए और अपने बेटे पवन की बाह पकड़कर लगभग घसीटते हुए नीचे उतार कर ले आए और बोले, चलो बेटा, जहाँ हमारी मांग पूरी नहीं की जाती, हमारी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे और न ही इनसे कोई रिश्ता रखेंगे। कहते हुए प्रभात जी अपने बेटे के साथ साथ बारात भी वापस ले गए। मीनू गुस्से से अपने मम्मी पापा से बोली, मम्मी पापा, आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई और आप दोनों परेशान होते रहे और मुझे भनक भी नहीं लगने दी। मीनू यह सारे सवाल अपने मम्मी पापा से रोते हुए कर रही थी। ऐसा क्या था उस पवन में जो आप लोग इतनी भारी भरकम दहेज देने के लिए तैयार हो गए? और मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने इतना सारा पैसा कहाँ से जमा किया? हमारे पास तो कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं थी। तब राघव ने बताया कि उसने बहुत पहले एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था
जो आनन फानन में बेचने के कारण उसके भी कम ही दाम मिले, जबकि उस ज़मीन की बहुत ज़्यादा कीमत थी जिसका लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन खरीदने वाले ने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा ही लिया आखिर, और खरीदने वाले ने उस प्लॉट को बहुत ही कम दामों में खरीदा है और हमने अपने घर को भी गिरवी रख दिया है। तुम्हारी माँ के पास कुछ रुपए जमा किए हुए थे, सारे रुपए मिलाकर भी हम लोग उनकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाए। अपने पिता की मजबूरी सुनकर मीनू वहीं बैठकर दहाड़े मार मार कर रो पड़ी और फिर कुछ देर बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी हुई और बोली, पापा, आपने आज जो कष्ट सहा है, अब मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर अपने कमरे में गई और दुल्हन के जो कपड़े उसने पहने हुए थे उन्हें उतार कर अपने साधारण से कपड़े पहनकर बाहर आ गई। अपनी बेटी को उस रूप में देखकर उसके मम्मी पापा फिर से रोने लगे। तब मीनू ने उन्हें समझाया, हर दुख के बाद सुख ज़रूर आता है मम्मी पापा, हर रात के बाद दिन आता ज़रूर है, वैसे ही अंधेरे के बाद उजाला आता है, इसलिए आप चिंता न कीजिएगा, यह कोई आखिरी रिश्ता नहीं था। अब मैं आप लोगों की आंखों में और आंसू नहीं देख सकती, कहकर सबको अपने घर के अंदर लाई और दूसरे ही दिन से उसने पढ़ाई को ही अपना कर्म क्षेत्र बना लिया और इतनी मेहनत की कि कुछ ही दिनों में वह एक जानी मानी वकील बन गई। 2 साल के बाद उसने बड़े बड़े 4 केस जीते और छोटे केस तो उसके बाएं हाथ का खेल हुआ करते थे। तभी तीसरे साल होते होते उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि उससे अच्छा और सच्चा वकील उन दिनों में कोई भी नहीं था, जिस पर मीनू को बहुत ही नाज था। तभी मीनू के पास एक केस आया। मीनू को गरीबों का मसीहा कहा जाता था, इसलिए ज़्यादातर केस मीनू के पास या तो गरीबों के होते थे या विधवा और तलाक लेने वाली महिलाओं के, जो समाज से सताई गई औरतें होती उनके होते थे। आज मीनू के पास एक विधवा औरत का केस आया। उसकी यह शिकायत थी कि किसी अमीरजादे ने उसका खेत जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। मीनू ने जब उस केस को पूरी गहराई के साथ अध्ययन किया तो पाया कि प्रभात जी ने उस विधवा औरत का खेत अपने बेटे पवन के नाम पर करा हुआ है, जो कि इलीगल था। जैसे ही उसने उसका नाम पढ़ा, उसे पक्का यकीन हो गया कि प्रभात जी जैसा लालची इंसान ऐसा दुष्ट काम ज़रूर कर सकता है। उसने सारे सबूत इकट्ठे किए और अंत में पता चला कि प्रभात जी ने वास्तव में ज़बरदस्ती उस विधवा औरत की ज़मीन को हड़प लिया है, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी है। जज साहब के सामने उसने प्रभात के खिलाफ सारे सबूत पेश किए और इस विधवा औरत को न्याय दिलाया। उस बीच पवन और प्रभात जी ने मीनू से कई बार मिलने की कोशिश भी की, लेकिन वह उससे नहीं मिली। तो मोहन के जरिए वे दोनों राघव से मिले और उनसे बातचीत की कि वह अपनी बेटी को समझाए कि वह उनके रास्ते में ना आए और उनसे जितना पैसा चाहिए ले ले, लेकिन वह केस उस विधवा औरत के हक में नहीं जाना चाहिए। राघव ने कहा, जिन पैसों के लिए तुमने मुझे और मेरे परिवार वालों को जलील किया था, बड़े समाज में बेइज्जत करके बारात वापस लेकर गए थे, आज वही इंसान वही पैसे मेरे घर में देने आ गया है। क्या तुम भूल गए उस समय को? तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे पास इज्जत, मान, मर्यादा नाम की कोई चीज़ है या उससे भी बेच खाए हो तुम लोग? और रही बात मेरी बेटी से बात करने की, उसे समझाने की, तो वह कौन सी गलती कर रही है जो मैं उसे समझाऊं? मेरी बेटी जो कुछ भी कर रही है वह बिल्कुल ठीक कर रही है। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर, जो तुम जैसे लालची लोगों को कानूनन सबक सिखा रही है। दोनों बाप बेटे को लग रहा था कि राघव रिक्शा चलाने वाला गरीब इंसान है, उसे थोड़े से पैसों का लालच देने से वह तो तुरंत ही मान जाएगा, लेकिन उनका पैसा तो उन्हीं पर भारी पड़ गया। उन बाप बेटे के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। दोनों को बेइज्जत होकर उनके घर से वापस जाना पड़ा। दोनों बाप बेटे मन ही मन सोचने लगे, काश उस समय मीनू के साथ पवन की शादी हो गई होती तो उन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, बल्कि मीनू को अधिकार के साथ आदेश देते कि वह हमारे केस को जिताए। दोनों ही बहुत प्रायश्चित करते हुए अपने घर पहुँचे और अपने आप को कोसने लगे। कमला जी ने जब पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। तब कमला जी को भी प्रायश्चित हुआ कि मीनू को बहू न बनाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब समय उनके हाथ से बाहर था।
समय बीतता गया। पवन की शादी उन्होंने एक बहुत ही अमीर घराने से तय कर दी थी। दान दहेज भी उन्होंने खूब दिया था। खूब शानो शौकत से उन्होंने शादी भी की थी। बहू कोमल देखने में भी बहुत सुंदर थी, लेकिन जैसे ही उसने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, खुद को महारानी और सास को नौकरानी समझने लगी। शादी की रस्मों में भी वह ना नुकर करती जा रही थी और अपने व्यवहार से ऐसी जताती कि ये सब इन गवारों के काम हैं, हम जैसे रईसों के काम नहीं। फिर भी जैसे तैसे करके शादी हो ही गई। नई नवेली बहू ने जैसे ससुराल में कदम रखा, अपनी सास पर ऑर्डर फरमान शुरू कर दिया। कहती, मम्मी जी मेरे लिए चाय नहीं कॉफ़ी, वो भी कोल्ड कॉफ़ी लाइएगा। मेरे मम्मी पापा के घर में ऐसा खाते हैं, वैसा खाते हैं, ऐसा पहनते हैं, ऐसे रहते हैं। हर एक बात में अपनी सास को नीचा दिखाती रहती। और अगर उसकी सास कहती, बहू तुम्हारे मायके में जो रीति रिवाज चलता है ज़रूरी नहीं कि हमारे घर में भी वही चले, तो वह कहती कि हाँ, तो मेरे मायके का दहेज तो आपके घर में बराबर चल रहा है। जब देखो उनकी बहू कोमल अपने दहेज की धौंस दिखाती रहती और उन्हें ताने सुनाती रहती। अगर कमला जी कभी कुछ काम करने के लिए कहती तो वह कह देती, हाँ तो मैं दहेज भी तो लाई हूँ ना, और वो भी भारी भरकम, तो मैं काम क्यों करूँ, और चाहिए तो मेरे पापा से फ़ोन करके ले लीजिए। घर के सभी लोगों के मुंह पर ताला लग जाता। उन्हें अब हर क्षण मीनू की याद सताती रहती कि उन्होंने मीनू से शादी ना करवा के कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब आए दिन कमला जी और कोमल के बीच कहासुनी चलती ही रहती। यह तो रोज का ही काम हो चुका था, जिसका असर पवन और प्रभात जी पर भी पड़ने लगा था। बात से बात इतनी बढ़ जाती कि बात तलाक तक पहुंच गई। कोमल ने पवन से तलाक लेने की अर्जी कोर्ट में डाल दी थी और आरोप लगाए गए कि दहेज के लिए तंग कर रही हैं। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और लड़ाई झगड़े करना। केस की सुनवाई शुरू हुई। उन लोगों ने कोमल के बहुत हाथ पैर जोड़े, पर कोमल मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। कोमल ने अपना केस सबसे जानी मानी वकील मीनू के हाथों में दिया और पवन ने अपना केस मोहन वकील को दिया। पवन का केस कोई भी वकील लेने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि अगर विरोधी पार्टी का केस मीनू के हाथ में है तो कोई भी वकील उसका केस लेने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन मोहन ही एक ऐसा वकील था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे पता था कि कोमल का केस मीनू लड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा ना नुकर के बाद उसका केस ले ही लिया। जब केस की सुनवाई की गई तो देखा कोमल का केस मीनू ही लड़ रही है। पवन के माथे से तो पसीना टपकने लगा था। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। तभी मीनू ने ही उसके पास जाकर कहा, हाँ तो सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षक महोदय, ऐसा क्या हो गया कि आपकी दहेज न ले पाने के कारण गरीब बाप की बेटी की शादी को साल भर भी पूरे नहीं हुआ और बात तलाक तक पहुंच गई। जहाँ तक मुझे मालूम है, कोमल के पिता इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। उन्हें कौन नहीं जानता। तो क्या उसके द्वारा दिया गया दहेज, जिसमें आपको लग्जरी कार, 40 तोला सोना, 20 लाख रुपए और आपके जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आपको मिला है, और आपके मेहमानों को गिफ्ट के साथ साथ चांदी की जगह सोने के सिक्के दिए गए हैं, और आपकी पत्नी ने खुद भी सोने चांदी हीरे मोती के गहने से लदे हुए अपनी दहलीज पर कदम रखा है। फिर भी ऐसा क्या हुआ जो नौबत यहाँ तक आ गई? क्या हुआ? आपका मन खुश नहीं हुआ? आपके लालच की प्यास नहीं बुझी? मैं मानती हूँ कि एक गरीब पिता जो रिक्शा चलाता हो वह कहाँ से इतना सब दे पाएगा, इसलिए आप उसके घर से बारात वापस ले गए। कोई बात नहीं, वह आपकी नहीं बल्कि उस रिक्शा वाले बाप की गलती थी जो वह गरीब था, जिसने अपनी लाडली बिटिया के सुखद भविष्य का सपना सजोया था। यह उसका गुनाह ही तो था जो उसके सामने भी आ गया। लेकिन धन्य है आप जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक, जो अपने स्कूल में सभी बच्चों को यही शिक्षा देते होंगे ना, और उन्हें जागरूक करते होंगे कि दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं? दहेज न मिलने के कारण आपने एक गरीब बेटी को भरे समाज में बेइज्जत करके बारात वापस ले गए, और जब एक अमीर बाप की लड़की से शादी की तो इतना ज़्यादा दहेज देने के बाद भी
आप लोगों का लालच कम नहीं हुआ और लालची लोगों की तरह मुंह खोलते ही जा रहे हैं। क्या हुआ, आपको और भी कुछ चाहिए था इनसे? और डिमांड पूरी ना होकर आज यहाँ कोर्ट में खड़े हैं। कितना गिरेंगे मिस्टर पवन, अब तो सुधर जाइए। मीनू पवन से आंखें मिलाकर बातें करती जा रही थी। वह उतनी ही अपनी आंखें नीचे करता जाता। फिर अंत में मीनू ने वह रिकॉर्डिंग जज साहब के सामने सुनाई, जिसमें पवन की मां ने कबूल किया था कि हाँ, उन्होंने मीनू जैसी होनहार लड़की को केवल दहेज के कारण छोड़ दिया। आज अगर वह उनके घर की बहू होती तो कितना अच्छा होता। और तुम दहेज लाई हो जरूर, मीनू की मांग से कई गुना, लेकिन तुमने हमें अपना गुलाम बनाकर ही रख दिया है, जैसे हम तुम्हारे नौकर हों। काश हमने दहेज का लालच ना किया होता तो आज हम कितने सुखी रहते, और आज हम पर यह दिन भी ना आता। मीनू जैसे गरीब की बेटी हमारे घर बहू बनकर आती तो हम उसे नौकरानी बना कर रखते, तो वह अपने मुंह से एक शब्द भी हमारे खिलाफ नहीं निकालती। और एक इस महारानी के नखरे देखो, जो आगे से आगे बढ़ते ही जाते हैं। शादी हुए 4 दिन नहीं हुए हैं और लगता है हमें खरीद ही लिया है। तब मीनू बोली, हाँ तो जज साहब, कमला जी ने सच ही तो कहा है। दहेज देकर कोमल के पापा ने पवन और उसके घर वालों को खरीद ही तो लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि अंत महोदय जी से निवेदन है कि तमाम गवाहों और दलीलों के मद्देनज़र मिस्टर पवन और उसके माँ बाप को आजीवन कारावास और मेरी मोकिल कोमल को उसका सारा दहेज और पवन की संपत्ति का आधा हिस्सा दिया जाए। जज साहब, मेरी आपसे यही गुजारिश है। पवन के वकील को कुछ बोलने के लिए कहा गया तो उसने कहा, जज साहब, वकील साहिबा ही स्वयं सबूत है। जज साहब, तो फिर बहस करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। इसके आगे मैं क्या बोलूं? मान्यवर जज साहब का फैसला ही सर्वमान्य है। जज साहब ने पवन से कहा, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो पवन? पवन बोला, जज साहब, मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। जज साहब ने उसे 1 सप्ताह का समय भी दे दिया। जब कोर्ट की कार्रवाई समाप्त हो गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए, तब मीनू ने भी अपना सारा सामान समेटा और जाने की तैयारी करने लगी। तभी पीछे से पवन ने आवाज़ लगाई और कहा, मीनू मैडम, एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या आप मुझे अपने कीमती समय में से सिर्फ 5 मिनट दे सकती हैं? मीनू बोली, मेरे पास 5 मिनट क्या, 1 मिनट भी समय नहीं है आप जैसे लालची और धोखेबाज लोगों के लिए। आप लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? कहकर वे अपनी गाड़ी में बैठी और अपने घर के लिए रवाना हो गई। दूसरे ही दिन पवन वहीं बैठा मिला जहाँ पर मीनू रोज बैठती थी। मीनू जैसे ही अपने चैम्बर में आई, वह खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे नमस्कार किया। मीनू ने भी उसके नमस्कार का जवाब नमस्कार से दे दिया। मीनू बोली, बोलिए मिस्टर पवन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अब भी कुछ कहना बाकी है? पवन अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बोला, जी सच में हमें तुम्हारी आह लग गई है। जब से हमारी बारात तुम्हारे दरवाजे से लौटी है, एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब हम दुखी या परेशान नहीं हुए हों। प्लीज़ तुम हमें माफ़ कर दो और एक बार फिर से उस दिन को याद करो जिस दिन हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए थे और अपने उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे थे। वह मेरा आखिरी सुकून का पल था। उसके बाद आज तक मैंने सुकून की सांस नहीं ली है। मैं सच कह रहा हूँ मीनू, क्या हम अपने रिश्ते को एक मौका और नहीं दे सकते? पवन का इतना कहना था कि मीनू अपनी कुर्सी से उठी और पवन के गाल पर एक सन्नाटेदार ऐसा थप्पड़ लगाया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह अपनी बेइज्जती होता देखकर वहां से अपने गाल पर हाथ रखकर सहलाते हुए वहां से चुपचाप सिर झुकाए निकल गया, अपने घर चला गया। घर में जैसे ही गया, कमला जी बोली, क्या हुआ बेटा, अपने गाल पर हाथ क्यों रखे हुए हो? तब पवन ने अपना हाथ हटा कर दिखाया और बोला, माँ, यही है लालच का फल। कमला जी अपने बेटे की बात सुनकर उसकी अवस्था पर रो पड़ी, लेकिन अब उसके पास भी सांत्वना देने के लिए शब्द नहीं थे। 1 सप्ताह बाद कोर्ट की सुनवाई थी, पर पवन के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि वह कोमल के केस को कमज़ोर कर सकता हो, और न ही उसके पास कोई और रास्ता था जिससे वह
अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके, इसलिए उसे सारी शर्तें माननी पड़ी और पवन को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। साथ साथ उसके माता पिता तथा उसके आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इधर मीनू की बहादुरी को देखते हुए जज साहब ने उसके साथ शादी कर ली और मीनू ने अपनी तीनों बहनों को खूब पढ़ाया। तीनों बहनें पढ़ लिख कर, एक बहन डॉक्टर, एक बहन इंजीनियर और एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हो गई। सभी का जीवन खुशहाल हो गया। राघव और रीमा ने चारों बेटों की शादी बड़े धूमधाम से बिना किसी दहेज के की। अब सभी बेटियां अपने मम्मी पापा की खूब सेवा करती हैं। राघव और रीमा को सही मायने में स्वर्ग मिल गया था और अब उनको जीवन में किसी भी चीज़ की कामना नहीं थी। दोस्तों, लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन जिसके घर में मीनू जैसी आज्ञाकारी, सुशील और संस्कारी बेटी हो, वे बोझ कैसे हो सकती हैं। और बेटी को संस्कारी बनाने में पूर्ण श्रेय उसके माता पिता का ही होता है। कहते हैं माँ ही बच्चों की पहली प्रथम पाठशाला होती है, इसलिए माँ बचपन से अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देती है वैसा ही तो बच्चे सीखते हैं ना। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।